ना इधर ना उधर, सीधे मुद्दे पर नजर। और क्या है आज की खबर, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ 18 आपके पुनीत के साथ। हम आज बात करने वाले हैं कल क्या होने वाला है उसकी। जी हां, बात कर रहे हैं कल होने वाली मीटिंग की। ये मीटिंग ईरान और अमेरिका के बीच में होने वाली है, लेकिन क्या ये डायरेक्ट मीटिंग होगी या इनडायरेक्ट मीटिंग होगी, क्योंकि इसको लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। और इस बीच ये भी सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या युद्ध होगा या शांति होगी। इसी पर बात करने वाले मेरे सहयोगी मेरे साथ आनंद मौजूद हैं। आनंद, ये मीटिंग होने जा रही है, बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है ये। बिल्कुल, ईरान और अमेरिका के लिए कल बहुत महत्वपूर्ण दिन है और ये कूटनीति जो बैठक होने वाली है, जैसे एक तरीके का ईरान पर अभी इसी हफ्ते अमेरिका ने कई नई प्रतिबंध लगाए हैं, लेकिन ये पहले से शेड्यूल है। ऐसा नहीं है कि ये आज ही तय किया है अमेरिका कि हम ईरान से बैठक करेंगे। लगातार प्रयास कर रहा था अमेरिका कि ईरान से बैठक की जाए, बातचीत की जाए और उसके ऊपर जो प्रतिबंध लगे हैं उसको भी हटाया जाए। अमेरिका ऐसा कहता है कि बैठक अगर सफल होती है तो उसके जो प्रतिबंध लगे हटेंगे, लेकिन ये बैठक पहले से शेड्यूल थी। इसके बावजूद इस हफ्ते अमेरिका ने कई नए प्रतिबंध लगाए हैं। अच्छा, ये बैठक कहाँ हो रही है? बैठक हो रही है ओमान में। और ओमान क्या कर रहा है? मध्यस्थता कर रहा है। ईरान ने स्पष्ट कर दिया है कि मैं प्रत्यक्ष रूप से इस बैठक में नहीं शामिल होने वाला हूं, अप्रत्यक्ष रूप से बैठक होगी, जिसकी मध्यस्थता कौन करेगा? ओमान। और ओमान की दोस्ती जो है वो ईरान से बहुत बेहतर है, बहुत एक तरीके से मीठे संबंध है उनसे, तो इसलिए ओमान जो कर रहा है मध्यस्थता। अब ये बैठक जो होगी कल होगी। अब कल की इस बैठक को लेकर के पूरी दुनिया की नज़र है, लेकिन ईरान की इस बैठक के पहले कई ऐसे फैसले ट्रम्प के हैं जिससे इस बैठक को ट्रम्प थोड़ा सा उगाड़ना, मतलब एक तरीके से एक नया रूप देना चाह रहे हैं। इस कारण से एक अलग उस पर प्रतिबंध लगाए हैं। दूसरा, इस बैठक, कल तो शनिवार को बैठक होने वाली है, लेकिन इस बैठक के पहले एक एजेंसी है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। इसका बयान आता है और इसका बयान आता है एक तरीके से ईरान के विरोध में। बयान रहता है कि समय निकलता जा रहा है, एजेंसी का बयान है कि समय निकलता जा रहा है, परमाणु हथियार बनाने के बिल्कुल करीब पहुंच चुका है ईरान। और ये दरअसल IAEA की तरफ से ये जो बयान पहले जो जारी किया गया था, उसी के बाद ये टेंशन दरअसल बढ़ी है। बिल्कुल, हाँ। क्योंकि IAEA ने कहा कि भाई ये इतने करीब पहुंच चुके हैं कि ये कभी भी हथियार बना सकते हैं, और हथियार बना सकते हैं तो फिर ट्रंप ने उसके ऊपर सैंक्शंस लगाने और ये सारी चीजें शुरू कर दी। लेकिन अब एक बार फिर से दिलचस्प ये है कि बातचीत का दौर शुरू हो गया। पहले तो धमकियों का दौर था, अब बातचीत का दौर है, और भी चीजें कुछ डेवलपमेंट हुआ है इस पर ईरान का बयान भी आया है। इसी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के बयान के बाद ईरान इस पर प्रतिक्रिया देता है और ईरान बोलता है कि अगर कोई भी गतिविधि होती है हमारे प्रोग्राम को लेकर के, तो संयुक्त राष्ट्र परमाणु निगरानी निरीक्षकों को देश से बाहर कर दिया जाएगा, यानी ईरान से बाहर कर मतलब यूएन की तरफ से जो इंस्पेक्टर्स जो वहां पर निगरानी करने के लिए रखे गए उनको ईरान बाहर कर देगा। हाँ। अब इसी पर पलटवार करता है अमेरिका और बोलता है कि यानी ईरान का जो दोनों बयान है एक तरीके से ये दोनों अलग है, और अगर ईरान चाहता है कि समझौता हो जाए, डील हो जाए, बैठक हो जाए तो ठीक। इस पर ट्रंप का बयान है। ट्रंप बोलते हैं कि अगर बैठक सफल होती है तो ठीक, नहीं होता है तब ईरान की मुश्किलें और बढ़ सकती है। और बढ़ने के साथ साथ अभी तो इस हफ्ते लगे हैं जो सेंक्शन तो लगे ही हैं, आने वाले हो सकता है कि शनिवार की बैठक के बाद ही कुछ नई घोषणा कर दे ईरान के खिलाफ ट्रंप। बिल्कुल। लेकिन एक चीज़ और है कि ये कहा जा रहा है कि अभी ये जो कल मीटिंग होने वाली है इसके बारे में मसूद पेज़ेश्कियान जो हैं ईरानी राष्ट्रपति, वो कुछ अलग तरीके से देख रहे हैं। वो एक तरफ तो ये बात होती है, ये बयान सामने आता है कि हम उनको बाहर कर देंगे, यूएन के जो इंस्पेक्टर्स हैं जो वो सब देख रहे हैं, और दूसरी तरफ वो ये कहते हैं कि ईरान का बाजार अमेरिका के लिए खुला है, प्लीज कम एंड इन्वेस्ट इन ईरान टू यूएस। बिल्कुल, अगर इस हफ्ते का उनके बयान को अगर हम बताएं अपने दर्शकों को, तो पहले तो वो बयान देते हैं मसूद पेज़ेश्कियान, वो कहते हैं कि अगर अमेरिका समझौता चाहता है, डील सफल बनाना चाहता है, जो बैठक होने वाली वार्ता सफल बनाना चाहता है, तो उसको 2015 वाले ही डील पर बात करनी होगी।
जिस डील को अमेरिका छोड़ के भागा था उस समय। तो उस बैठक में उस डील में ये था कि वो परमाणु प्रोग्राम जो चला रहा है ईरान, वो चलाता रहेगा, और उस पर ये एक बयान था। उसके बाद ईरानी राष्ट्रपति का बयान आता है कि समझौता करने के लिए हम लोग तैयार हैं, लेकिन ईरान की जो दबाव वाली नीति है इससे इसको बदलना पड़ेगा और विश्वास की नीति लाना पड़ेगा, यानी ईरान के प्रति उसको विश्वास बनाना पड़ेगा, तब जाकर के ईरान की वार्ता कंप्लीट हो। तो ये मसूद पेजेश्कियान का बयान भी उसी से जुड़ा हुआ हम मान सकते हैं। दिलचस्प बात यह है कि ये मीटिंग जो होने वाली है ये किसके साथ होने वाली है? ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अघारची जो हैं वो, और उनके साथ मिडिल ईस्ट में अमेरिका के जो दूत हैं स्टीव विटकॉफ, उनके साथ ये मीटिंग होने वाली है और अहम मीटिंग है। लेकिन ट्रंप ने मीटिंग होने के पहले एक बात और कही है, वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि अगर ये जो ईरान के जो विदेश मंत्री हैं और ये आपके हो गए अमेरिका के, बिल्कुल, अगर ये दोनों की बैठक सफल नहीं होती है तो ईरान पर सैन्य कार्रवाई की जा सकती है। सैन्य कार्रवाई यानी कि एक तरीके से हमला बोला जा सकता है अमेरिका की तरफ से। इस मीटिंग में अगर कुछ नहीं निकला तो हम बिल्कुल अटैक भी कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन ये सब जानता है कि ट्रंप आज बोलते हैं फिर कल अपने ही बयान को वो पलट देते हैं। जैसे कि उदाहरण अभी देख लीजिए, बहुत सारे देशों पर वो टैरिफ लगाए थे, लेकिन अब वो फिर एक दिन बाद जब देखते हैं बाजार एकदम खत्म हो गया है, एकदम गिर के चौपट हो चुकी है, तो फिर वो क्या करते हैं 90 दिनों का रोक देते हैं कि भाई अब 90 दिनों तक चीन छोड़ करके और कनाडा छोड़ करके बाकी सभी देशों पर 90 दिनों तक के लिए टैरिफ ये लागू नहीं होता है। लेकिन एक चीज और है कि अब देखिए ये टैरिफ की अगर बात करें तो इसमें पहले तो रेसिप्रोकल नाम आ रहा था कि रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएंगे, लेकिन अब रिटेलिएटरी टैरिफ आने लग गया है। एक चीज और कि ट्रंप अगर चाइना के ऊपर टैरिफ लागू करते हैं, जिस दिन उन्होंने साइन किया था और सारे देशों को 2 अप्रैल का, चाइना के ऊपर वो एक टैरिफ लगाते हैं 50% के ऊपर का, ठीक है। उसके बाद बढ़ते 104 से 125, 145, ये क्या चल रहा है? ये बड़ी अजीब है। और ये ऐसा लग रहा है कि ट्रंप, वही बात जो आप कह रहे थे कि ट्रंप अपने फैसलों को लेने के साथ साथ बदलने के लिए भी उतने ही चर्चित होते जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, डील वैसे ही जैसे ये 2015 में डील हुई थी और वापस वो डील करवाना चाहते हैं जो उन्होंने कैंसिल की थी 2018 में। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन एक बयान है अमेरिका के ही हैं, वो हैं विदेश मंत्री मार्को रूबियो, उनका बयान आता है और इस वार्ता को लेकर के, ईरान और अमेरिका की जो वार्ता होने वाली है ओमान में कल, इस पर वो बहुत एक तरीके से विश्वास, जैसा ईरान बोलता है कि पहले विश्वास बनाना होगा, तो उनके बयान में वो झलकता है। दरअसल वो बयान, उनके जो बयान है वो व्यक्त करते हैं, बोलते हैं कि ये वार्ता सफल होगी, शांति स्थापित होगी दोनों देश, बिल्कुल दोनों देशों में। और उधर जो एक तरीके से जो शीर्ष पद पर बैठे हैं अमेरिका के शीर्ष पद पर ट्रंप, उनका बयान एकदम विपरीत होता है। लेकिन ये विदेश मंत्री, उनको पता है कि विदेश नीति किस तरीके से बेसिकली मैनेज करने का काम, कि हम ये कह रहे हैं तो आप ये करो, तो बैलेंस किया जाए चीजों को। बिल्कुल। एक चीज और है कि ईरान का तेल का निर्यात बढ़ गया चीन को। बिल्कुल चंद, जैसा आप अभी बोल रहे थे कि ये क्या चल रहा है, पहले 50, फिर 104, फिर उसके बाद 125, फिर 145। तो ये चीन भी जानता है कि अमेरिका कितने हद तक जा सकता है, इसलिए उसकी तैयारी ईरान के साथ वो कर लिया है, तैयारी कर लिया है। दरअसल हमने अभी आपको वीडियो के शुरुआत में बताया था कि इसी हफ्ते अमेरिका ने तेल नेटवर्क पर बहुत सारे प्रतिबंध लगाए हैं, नए घोषणा किया है एक तरीके से। तो उस प्रतिबंधों को देखते हुए ईरान अपने पर भी जो लागू हो रहा है, अभी तो लग गया है 145% का टैरिफ अमेरिका की तरफ से, उसको लेकर के चीन ने जो चाल चला ईरान के साथ, वो अमेरिका को एक तरीके से बहुत बड़ा झटका दे दिया है। दरअसल वो किया क्या है, चीन ने जो पेट्रोल लेता है ईरान से, वो करीब 90% लेता है। ईरान से जो निकलता है तेल, उसका 90% चीन उसको अपने यहाँ ले लेता है। लेकिन उसकी जो भरपाई होती है, उसकी चीन की जो खपत है, वो सिर्फ 16% हो पाती है। और ये चीन जानता है अच्छे तरीके से। इस कारण से उसने जो इस बार का आयात है 1.8 बिलियन बैरल प्रतिदिन को पार कर गया है। अच्छा। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। और चीन भी जानता है कि, और ईरान भी, ये दोनों ही एक तरीके से अमेरिका के दुश्मन बन चुके हैं, बने हुए भी हैं बहुत दिनों से। इधर वो
वॉर करने की धमकी देते हैं, इधर ट्रेड वॉर चीन से चल रहा है। इसीलिए ये बात सामने आई कि मार्च में जो ऑयल इंपोर्ट है ईरान से वो सबसे हाईएस्ट लेवल पे पहुंच बिल्कुल गया। वो रिकॉर्ड दर पर है ये। लेकिन ये एक बात ये है कि अगले महीने नहीं जाएगा, ये भी कहा जा रहा है, क्योंकि डिमांड नहीं है। डिमांड नहीं है, और प्लस हो सकता है बहुत सारे प्रतिबंध आने वाले समय में ईरान पर लग जाए, या अगर हट सफल भी जाए। नहीं हो, हट भी जाए। बिल्कुल, अगर हट जाता है तो इसमें कहीं ना कहीं चीन पर दबाव बढ़ जाएगा, क्योंकि अगर अमेरिका हटाता है तो जाहिर सी बात पे उस पर भी दबाव बनाएगा फिर कि भाई चीन से इतने संबंध आपको नहीं रखने पड़ेंगे। अमेरिका करता है लगातार। हाँ बिल्कुल। लेकिन अमेरिका करता है, लेकिन इसके बावजूद ईरान और चीन के संबंध जो हैं, इसको लेकर हम एक वीडियो में चर्चा भी कर चुके हैं कि बहुत प्रगाढ़ संबंध हैं, व्यापारिक संबंध हैं। ऐसे तो संबंध अमेरिका और ईरान के भी बहुत प्रगाढ़ हुआ करते थे, लेकिन वो बीते कल की बात हो गई। अब तो आज वर्तमान की हमको बात करनी होगी। एक चीज़ और है, अमेरिका में मौजूद अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी है ISIS, वो उसकी तरफ से भी एक नया एक वर्ड इस्तेमाल किया गया, और वो बड़ा दिलचस्प, ब्लैक स्वान इफेक्ट, आई थिंक इवेंट। हाँ, इवेंट, ब्लैक स्वान इवेंट। ये ब्लैक स्वान इवेंट के बारे में क्यों चर्चा होने लग गई? दरअसल क्या हुआ है कि परमाणु खतरे का जो स्तर है वो 180 था। 180 मतलब एक उनका पैमाना है। हाँ। उसमें 157 अंक के स्तर पर ईरान ने अपनी पकड़ बना ली है, मतलब जगह बना ली है। हाँ। और यही अगर हम पिछले साल देखें तो इसका वो जो 151 का नंबर ऑफ, अगर ईरान का देखा जाए तो वो 151 पे था, लेकिन मतलब 6 पॉइंट बढ़ गया, 6 पॉइंट बढ़ गए, यानी एक तरीके से ये परमाणु खतरे बढ़ गए हैं। और बयान भी आया था अभी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का कि वो 6 परमाणु बम बना सकता है, क्योंकि उसके पास इतने भारी मात्रा में यूरेनियम जमा हो गया है कि वो 6 परमाणु बम बना सकता है। हाँ। उसके आधार पर ये आंकड़ा ISIS की तरफ से ये आंकड़ा जारी किया गया है, जिसमें उसकी जो संख्या है वो बढ़ करके अब हो गई है 157। एक चीज़ और, ये ब्लैक स्वान की जो बात हो रही है, ये हम आपको बता दें कि है क्या दरअसल ये। और ये ब्लैक स्वान इफेक्ट जो है, आपने कभी स्वान मतलब हंस को कभी आपने देखा है कि काला हंस होता है क्या? नहीं होता है। बस यही स्थिति है कि ऐसा हो जाए जो किसी ने सोचा ना हो, जिसके बारे में किसी ने कल्पना ना की हो। बाजार के लिए भी इस टर्म का इस्तेमाल किया जाता है, इसीलिए ये टर्म इस्तेमाल यहाँ पर हो रही है। एक और डेवलपमेंट हुआ है सीरिया में। बिल्कुल, देखिए सीरिया में अभी हम कल ही वीडियो बनाए थे, तो जिसमें हम बताए हैं कि सीरिया में ईरान कमज़ोर हो रहा है, लेकिन जो आज की खबर है ना, उससे बहुत ताकतवर दिखने लगा है ईरान। क्योंकि जैसा कि हमने बताया था कि सीरिया में ईरान की पकड़ कम हो गई है, और वहाँ पर ईरान और इजराइल, तुर्की, ये लोगों का पकड़ अधिक हो गया। इजराइल और तुर्की की पकड़ बिल्कुल अधिक हो गई। दरअसल हाँ बिल्कुल, असल में जब बशर और असद की सरकार थी तब तक ईरान की पकड़ वहाँ पे मजबूत थी, लेकिन अब सरकार किसकी है? STS की, जुलानी की सरकार आ गई है। जुलानी की सरकार कर रही है ईरान से बातचीत। खबरें तो ऐसे भी आ रही है कि जुलानी अमेरिका भी जा सकते हैं, अमेरिका के दौरे पे भी जा सकते हैं। तो वो सब मिला करके देखा जा रहा है। खबर और है कि शायद मई के महीने में जुलानी जो है वो सऊदी अरब में मुलाकात कर सकते हैं ट्रम्प से, एक खबर और। बिल्कुल, और ये बहुत सारी उनको लेकर के खबरें निकल रही हैं, क्योंकि अभी भी वहाँ पर एक तरीके से सरकार नहीं है। गृह युद्ध की स्थिति अभी भी बनी हुई है, और सीरिया के जो एक तरीके से अभी प्रमुख नेता के तौर पे अगर देखा जा रहा है तो वो है जुलानी। और जुलानी एक ऐसे, उनकी अगर हिस्ट्री अगर खंगाला जाए तो वो एक तरीके से आतंकवादी संगठन से जुड़े हुए व्यक्ति थे, लेकिन वो अपनी छवि को साफ करने के लिए वो राजनेता बनते हैं सीरिया में। और आज उनकी दबदबा ऐसा है कि बशर अल असद को देश छोड़ करके भागना पड़ता है, जो गद्दी पे बैठे हैं उनको छोड़ करके भागना पड़ता है। लेकिन अब ईरान की मजबूती कैसे हुई है ये समझना बहुत दिलचस्प होगा। दरअसल हुआ क्या है कि वहाँ पर जो सिया गुट के समर्थक है, जो मतलब ईरान के समर्थक के लोग हैं, वो अब चैलेंज कर रहे हैं जुलानी सरकार को। तो उससे क्या हो गया है कि जुलानी जो STS सरकार है वो एकदम हिल चुकी है। मतलब अभी STS या जुलानी जो हैं इस बात को लेकर शायद बड़े इत्मीनान में थे कि अब अमेरिका से मिलने जा रहे हैं तो शायद कुछ चीज़ें हो जाएं, लेकिन एक तो बशर अल असद के समर्थक वहाँ पर बीच में हमने देखा कि वो उग्र हो गए थे, वो लगातार हमले बोल रहे थे, और दूसरी तरफ एक और गुट आ गया है
कौन सा ये गुट वो है? गुट है इस्लामिक प्रतिरोध मोर्चा अली अल बास, उली अलबास। UAB। अच्छा, UAB। इन्हीं ने ये UAB ने दावा किया है कि अगर जुलानी सरकार उनके प्रति मतलब एक तरीके से क्या होता है कि वो देखिए, जब भी कोई सरकार में आना चाहता है तो वो जनता को पहले निशाने पे लेता है, और उनका भी वही है। लेकिन अब वो उसका जो दावा है ये बहुत चौंकाने वाला दावा है। उसका दावा ये है कि हिजबुल्लाह, हमास, हुती से उसका संबंध है। अच्छा, उसका संबंध है हिजबुल्लाह, हमास और हुती। और ये कहा जाता है, अमेरिका ये हमेशा से कहता हुआ नज़र आ रहा है कि हिजबुल्लाह हो, हमास हो या हुती हो, इनको फंडिंग देने का, बैकअप देने का, उनको ताकत देने का काम ईरान करता आया है। हालांकि अभी हुतीज़ जो हैं वो काफ़ी एक्टिव हैं, अमेरिका उनके ऊपर अटैक कर रहा है। लेकिन इस बीच IRGC के कमांडर के सलाहकार जो हैं, उनका बयान इजराइल की नींद उड़ाने वाला है, ऐसा कुछ खबर आई। बिल्कुल, उनका दरअसल बयान जो है वो है, पहले तो उनका नाम है इब्राहिम जब्बारी। उन्होंने बयान दिया है कि अगर उन्होंने एक ऑपरेशन का नाम भी दिया है इसको लेकर के, ऑपरेशन 2.3। और इसका सीधे सीधे मतलब है कि ईरान और इजराइल का तीसरा युद्ध, ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3। हाँ, बिल्कुल। मतलब तीसरा हिस्सा होगा। मतलब इसके पहले 2 हो गए, ये अब तीसरा ये हिस्सा तीसरा दौर होगा। क्या बोल रहे हैं? और उनका ये कहना है कि सही समय पर किया जाएगा ये ऑपरेशन, किस पर? इजराइल पर। और आपको पता होगा कि IRGC किसके नेतृत्व में चलता है? ये चलता है सुप्रीम लीडर, ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अली खामनेई के नेतृत्व में। और ये जो संगठन है ये एक तरीके से विदेश नीतियों पर नजर बनाए रखता है, और बड़ा मजबूत संगठन है सैन्य तो गतिविधियों अगर के कहीं मामले में अगर भी। इसका ये बयान आता है और वो कोई ऑपरेशन चलाने की बात करता है इजराइल के खिलाफ, तो ये अपने आप में इजराइल के लिए बहुत बड़ा झटका है। और इजराइल खड़े कर देने वाला है। बिल्कुल। और इजराइल क्या है कि अभी 3 मोर्चों पर लड़ रहा है, हुती, हमास, हिजबुल्लाह। और सबसे ज्यादा उसको प्रॉब्लम हो रहा है कि सीरिया में भी एक फ्रंट है उसका। बिल्कुल, सीरिया में भी है, लेकिन अभी सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो गया है टैरिफ से अमेरिका के। तो एक तरीके से नेतन्याहू वो चारों पांचों तरफ से घिर चुके हैं। नेतन्याहू को हालांकि अभी दिलचस्प बात यह है कि एक तरफ से और घिरे हुए, और वो ये है कि अभी जब मिलने गए थे US प्रेसिडेंट ट्रम्प से, तब नेतन्याहू को ग्रीन सिग्नल मिला है। और वहाँ से उसके बाद, क्योंकि ये तो मीटिंग हुई, मीटिंग में क्या बात हुई ये तो नहीं बताया गया, लेकिन नेतन्याहू के नेतृत्व में अगर ईरान के ऊपर हमला बुलाया था तो नेतन्याहू के नेतृत्व में, तो नेतन्याहू को एक जिम्मेदारी भी दे दी गई है। और वो एक प्रकार से फंस भी गए इस मामले में। उन्होंने अमेरिका ने कहा है कि शुरुआत नहीं करेंगे, इजराइल के नेतृत्व में ही, नेतन्याहू के नेतृत्व में ही हमला होगा ईरान पर, अगर होता है तो। हाँ, तो अब कुल मिलाकर ये है कि इजराइल जो है उसके लिए भी कुछ चीज़ें, अब जो स्थितियां बन रही हैं वो मुश्किल होती जा रही हैं। क्योंकि इजराइल के प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि अगर कूटनीतिक तरीके से मामला सॉर्ट हो जाता है ईरान के साथ तो ये तो बहुत अच्छा, वेल एंड गुड उन्होंने कहा है। खैर, इस वीडियो को यहीं करते समाप्त, क्योंकि वीडियो हो गया बहुत बड़ा। आपको वीडियो कैसा लगा, चर्चा कैसी लगी, जरूर बताइएगा कमेंट के जरिए। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत धन्यवाद।